हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के साल एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 16 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सभी क्वेश्चंस जैसा कि आपको बताइए हम पूरे क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। तो आज की इस सेकंड शिफ्ट में भी हमें जीके के पूरे 25 में से 25 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस पूरे के पूरे मिल चुके हैं। सभी को कवर करेंगे। इस पीडीएफ की बता दें कि इस पीडीएफ को कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। पर आपसे बताना चाहेंगे, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर हमने ऑलरेडी कल की वाली पीडीएफ डाल दी है, आज वाली भी डाल देंगे, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्रोसेस है, यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है जिस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से इसका एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस देखिए, ये हमने सभी क्वेश्चंस डाले हैं, इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इन सभी के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। क्लियर है? इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में स्किप कर देना है, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ हम कवर करेंगे, एक एक चीजें कवर करेंगे। आपके एग्जाम में जितना भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए सारे यहाँ पर A to Z आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब फाइनली स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की। गाइस काफी अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, और आपका जो एग्जाम है इसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका बना है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर जो सफारी है मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मुकुंदपुर में दुनिया की पहली सफेद जो टाइगर सफारी है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के लिए किया है। तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अपनी तरह की पहली सफारी है मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क भी के पास में ये स्थित है। और सफारी में 3 सफेद बाघ है, जिसमें बिंदी राधा नाम की 2 मादा और रघु नाम का एक नर शामिल है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र स्पेशली सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। तो ये व्हाइट टाइगर सफारी है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन जाए। इसीलिए रीवा जो है ये सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, बघेलखंड क्षेत्र का। और पहला सफेद बाघ रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने गोविंदगढ़ यानी रीवा के जंगलों में देखा था। तो इसको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था मांडू का महल। जहाज महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था, और यह सुल्तान का हरम था। क्लियर है? इसका निर्माण 1470 से 1500 ईस्वी के बीच में गयासुद्दीन खिलजी के शासन में हुआ था। क्लियर है? तो डिटेल आप याद रखिएगा। और ये जो महल है 2 झीलों कापुर तालाब और मुंज तालाब के बीच में बना हुआ है, जो देखने में जहाज के जैसा दिखता है। इसीलिए यहाँ पर इसको जहाज महल कहा जाता है। पानी में तैरते जहाज के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको जहाज महल बोला जाता है। और ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। क्लियर है? गयासुद्दीन शाह, जिसे गयासुद्दीन शाह या गयासुद्दीन के नाम से जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में मालवा सुल्तनत का सुल्तान ये था। और यह वाटर पैलेस है, जिसे फिशर ड्राइंग रूम स्क्रैप बुक में 1832 में लिटेटिया एलिजाबेथ लेंदन द्वारा एक काव्य चित्रण के साथ में दिखाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश भारत में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसे 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका नाम महाराजा मानसिंह तोमर के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय संगीत, नृत्य और ललित कला और नाट्य, इसके अलावा रंगमंच में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ से आपके पूरी कंप्लीट डिटेल मिल चुकी है। गाइस कुछ लोग बता रहे थे कि राणा सांगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है। अब क्वेश्चन क्या था वो तो एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो आपने एग्जाम दिया है तो हमें कमेंट में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। राणा सांगा से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं मिला है, क्लियर है हमें, पर उससे रिलेटेड डिटेल हमने डाली है। इनका जो शासनकाल रहा है ये 1508 से 1528 के बीच में रहा है। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें आमतौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, तो इनका पूर्ण नाम है महाराणा संग्राम सिंह। क्लियर है? इसके अलावा मेवाड़ के राणा थे ये, और 16वीं सदी के दौरान राजपूताना में शक्तिशाली हिंदू राजपूत राजसंघ के प्रमुख ये थे, और राजदूत के सिसोदिया कबीले से ये थे। क्लियर है? इसके अलावा राणा ने 1508 से 1528 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि अर्थशास्त्र जो है किसकी पुस्तक है? कौटिल्य चाणक्य, जो भी आपको नाम दे रखा था आपको क्लिक करना था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। और इनके जो पिता थे इनका नाम चनक था। चनक के पुत्र होने के कारण चाणक्य कहे गए थे। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और साहित्य सलाहकार ये थे। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है गिद्धा। याद रखिएगा गिद्धा पंजाब का एक नृत्य रूप है, एक लोकप्रिय नृत्य है पंजाब का, और यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा प्राचीन नृत्य से लिया गया है, जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है, और इस नृत्य के लिए पोशाक बहुत सरल है।
इसके अलावा गहने नृत्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संगीत भी नृत्य की विशिष्टता को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गिद्दा नृत्य में ढोल के अलावा कोई वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता है, ओनली ढोल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और यह किसी भी कट और सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब या तो यह पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, एक हमें बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो दोनों हमने आपको बता दिए, अब जो भी आपको क्वेश्चन मिला होगा आपको पता होगा। क्लियर है। आंसर की बात करें तो न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह आपका सही जवाब रहेगा। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और मध्य प्रदेश की स्थापना के समय यही न्यायाधीश थे, क्योंकि नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उस टाइम पर इनको जो है नियुक्त किया गया था। तो न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था नवंबर 1956 को। हिदायतुल्लाह की बात करें, इनका जन्म 1905 में खान बहादुर हाफिज मोहम्मद विदायतुल्लाह के एक उच्च वर्गीय परिवार के जाने माने परिवार में इनका जो जन्म है हुआ था। और 1556 से 1558 तक, माफ कीजिएगा 1956 से 1958 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया है। 2 साल तक ये रहे हैं। उसके बाद में 1 दिसंबर 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनको पदोन्नत किया गया था। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने थे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस। देखिए मुख्य न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में ये पदोन्नत हुए थे, न्यायाधीश ही बने थे। याद रखिएगा 1 दिसंबर 1958 को बने थे। इसके अलावा याद रखिएगा 1968 से 70 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस रहे थे। ये इस टाइम पर न्यायाधीश बने थे और 68 से 70 के बीच में, 1968 से 1970 के बीच में भारत के 11वें नंबर के चीफ जस्टिस थे ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, और ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी थे। क्लियर है। इसके अलावा अपने समय में वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के न्यायाधीश थे। पॉइंट नोट डाउन करिएगा। लगातार गाइस देखिए लगभग 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद में 28 फरवरी 1968 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति इनको किया गया था। न्यायाधीश लगभग 10 साल तक ही रहे थे, उसके बाद में इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था भारत का, और भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश ये बने थे। तो क्वेश्चन अगर आपसे बने कि भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह आपका सही जवाब चला जाएगा। इसके अलावा गाइस 1979 से 1984 तक भारत के 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति अगर आपसे पूछे जाए तो आप इनका नाम बता दीजिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह का, क्योंकि ये एकमात्र व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने काम किया है। भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ये रहे थे। क्लियर है। तो काफी सारी उपलब्धियां हैं इनके नाम, इनको तो आप जरूर से याद रखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में निर्वाचन जो आयुक्त है इनका नाम है श्री बसंत प्रताप सिंह। और एक दो बता रहे थे हमें, कुछ लोग बता रहे थे कि सचिव पूछा था, तो वो भी हमने आपको कवर करवा दिया। अगर आपका सचिव पूछा होगा तो निर्वाचन आयोग के जो सचिव है इनका नाम है राकेश सिंह। राकेश सिंह है, पहले दूसरे थे अब चेंज हो गए, कांस्टेबल के टाइम पे भी सचिव पूछा गया था। क्लियर है। तो गाइस अभी वर्तमान में जो सचिव है ये राकेश सिंह है। कब बने हैं? ये 12 अप्रैल 2022 को बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आपसे निर्वाचन आयुक्त पूछा है तो बसंत प्रताप सिंह रहेंगे, जो कि 1 जनवरी 2019 से हैं और अभी वर्तमान में भी यही है निर्वाचन आयुक्त। सचिव है राकेश सिंह। और डिटेल कवर करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन जो हुआ है 1 फरवरी 1994 को हुआ था और इसने 15 फरवरी 1994 से काम करना शुरू किया था। एन.वी. लोहानी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें, ऑफिसर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर या कमिश्नर, तो ये अनुपम राजन है। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, कुछ टाइम पहले है। वीरा राणा इनसे पहले थी और अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है अनुपम राजन। क्लियर है। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हो सारी डिटेल आपको बताएंगे आगे, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को आपको जरूर से मिलेंगे। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सिंधु घाटी। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, इस तरह से ऑप्शन थे। कृषि आपका सही जवाब रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, मटर और केला जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। क्लियर है। पुराने दिनों में उस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती थी और कभी कभी बाढ़ क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का एक बड़ा सौदा लाती थी। क्लियर है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता जिसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के रूप से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति ये है। और सभ्यता की परमाणु तिथियां की अगर हम बात करें तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास होती है। हालांकि दक्षिणी स्थान बाद में दूसरी शताब्दी जॉन मार्टन सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता कौन थे? जिनका नाम है जॉन मार्टन। यानी इस तरह हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या था?
तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो विशेषता था उसकी शहरीकरण था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। वर्षावर्मन किससे संबंधित थी? वर्षावर्मन का जो संबंधित वर्षावर्मन का जन्म भोपाल में हुआ। कब हुआ? 1 जून 1994 को। एक भारतीय पेशेवर निशानेबाज है। शगुन चौधरी और श्रेयसी के साथ इन्होंने एंचियोन में 2014 के एशियाई खेलों में महिला की डबल ट्रैप टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ये जो इनका नाम है वर्षावर्मन, भोपाल मध्य प्रदेश की पहली एथलीट है ना, पहली एथलीट जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता था और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली अपने राज्य की एकमात्र खिलाड़ी थी। तो ये भी आप नोट डाउन करिएगा क्योंकि एकमात्र जहां लग जाता है पहला एकमात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है एनएसडी जिसको बोला जाता है, हर साल 28 फरवरी को चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों के बीच विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग को के संदेश को फैलाना इसका उद्देश्य था। भारत सरकार ने 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में स्वीकार किया और घोषित किया था और 1987 से ये पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए गाइस कुछ बता रहे थे कि इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो हमने कवर करवा दिया है। मुख्यमंत्री थे पहले रविशंकर शुक्ल, 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। भगवंत राव मंडलोई द्वारा उनका स्थान लिया गया, जिन्होंने 1957 के अगले चुनाव से फिर से केवल 21 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा की थी। उमा भारती राज्य की यानी मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है उमा भारती। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? देखिए मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्य सचिव थे ये थे श्री एच एस कामत। और अगर आपसे वर्तमान पूछा गया कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन थे, तो ये थे आपके इकबाल सिंह बैस। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस है। देखियो एक और चीज हम आपको कवर करवा दें, हमने वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो दे दिया है, 2-3 दिन ही हुए हैं अभी और अपडेटेड है, 2-3 दिन पहले तक अपडेटेड है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है। एक एक चीजें कवर करिए, अगर वो वीडियो देख लिया तो आपका एक सिंगल ये सचिव जितने भी हैं ये सारे वहां से कवर हो जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आपको बताइए हम जो भी पढ़ाते हैं पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाते हैं, कुछ भी छूटने की गुंजाइश नहीं रखते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार जरूर से देखिए वर्तमान में कौन क्या, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। 2-3 क्वेश्चन तो आज ही पूछ लिए गए हैं। तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो इकबाल सिंह बैस है और प्रथम थे श्री एच एस कामत। श्री एच एस कामत जो है ये 1 नवंबर 1956 से 24 नवंबर 1963 तक मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे और मध्य प्रदेश के वर्तमान में इकबाल सिंह बैस है और ये कब तक रहेंगे? 31 मई 2023 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ये रहेंगे। ये अब चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और निर्मला बुच के बारे में आप स्पेशली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव है ये निर्मला बुच। 22 सितंबर 1991 से 1 जनवरी 1993 तक ये रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को जो कर दिया जाता है उसको बलि कहा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित रूप से कर वसूल करता था और करों को बलि कहा जाता था। इसमें किसी व्यक्ति की 1/6 कृषि उपज या मवेशी शामिल होते थे। तो मनुस्मृति में बलि का पहले धार्मिक भेंट के रूप में उल्लेखित किया गया है और फिर धार्मिक प्रदर्शनों पर कर के रूप में उल्लेखित किया गया है। बलि का मुख्य अर्थ क्या है? देखिए मुख्य रूप से इसका जो अर्थ है एक भेंट, एक उपहार या बलिदान, आमतौर पर धार्मिक है। क्लियर है? और बलि का दूसरा जो रूप है ये राजा द्वारा विजित शत्रुओं से ली गई श्रद्धांजलि होती है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है इनमें से कौन सा राष्ट्रपति राजनीतिक दल से संबंधित है? और राष्ट्रपति के नाम दे रखे थे, अब कौन से राष्ट्रपति थे हमें ऑप्शंस तो मिले नहीं है, तो हम आपको राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से कौन सा राष्ट्रपति राजनीतिक दल से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पुरस्कार कोई दे रखा था, किस खिलाड़ी से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ये खाद्य में मिस्टेक है स्पेलिंग में माफी चाहेंगे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा बैठक में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा बैठक में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, इस तरह से क्वेश्चन था। और ये एक और ने बताया है हमें विदेश में मीटिंग हुई थी जिसमें कितनी कंट्री ने भाग लिया था, इस तरह से। तो दोनों के हमने आपको बता दिए। थोड़ा सा क्वेश्चंस में इसके फॉर्मेट में चेंजिंग है, इसलिए इसका आंसर भी बता नहीं सकता क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन अब भी नहीं मिल पाया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2022 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? क्लियर है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास आपका सही जवाब रहेगा। ये पहले से थे बट इनकी अप्रैल 2022 में पुनः नियुक्ति की गई थी, उसी पद पर इनका जो कार्यकाल है ये बढ़ाया गया था। कमलेश नीलकंठ व्यास, याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आधी आबादी, मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है?
और ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। तो गाइस 6 जिले जो आदिवासी जिले हैं मध्य प्रदेश के 6 आदिवासी जिले, इनकी आधी आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 6 आदिवासी जिलों में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें एमपीआई की, तो इसके अनुसार गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर बिहार है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर झारखंड और उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने ये आए हैं। सूचकांक के अनुसार बात करें तो मध्य प्रदेश की 37% जो आबादी है ये गरीब है, यानी कि प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और अलीराजपुर जो जिला है इसमें सबसे अधिक 71% जो आबादी है ये गरीबी रेखा से नीचे है, यानी गरीब है। अगला क्वेश्चन बना है राणा छतर सिंह ने राणा की बैठक का निर्माण किस वर्ष में किया था। अब इस तरह से क्वेश्चन मिला है हमें, बाकी क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हो या और कोई भी आपके लिए डिटेल दी होंगी। इसका राइट आंसर भी हमें ऑप्शंस नहीं बताएं तो यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है बताना। क्लियर है? अगर आपको ऑप्शंस में मिले हैं या पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था तो हम कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी गाइस जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिल रहा है पूरे हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। जैसे भी क्वेश्चन हमें मिले हैं आपको पूरे बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पैटर्न पता चले, टॉपिक पता चले, कहां से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, डीपली आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र राज्य के थे। देखिए पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तब बने जब आदर्श सोसाइटी घोटाले के नाम आने की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को इस्तीफा देना पड़ा था। क्लियर है? लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अनशन में पृथ्वीराज चौहान को सीएम पद की गद्दी थमाई थी और इस प्रकार 2010 में वह महाराष्ट्र के 22वें सीएम बने थे। क्लियर है? तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये पृथ्वीराज चौहान जो है कौन है, हिस्ट्री वाले ये नहीं है, ये अभी वाले हैं। 2010 में ये बने थे 22वें नंबर के, तो हो सकता है कोई ये होंगे, हमें भी इनके बारे में पता नहीं क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सरकारी नियंत्रण ना हो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, तो उसको खुली अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पादकता में दोगुना वृद्धि करना इसका उद्देश्य है हरित क्रांति को शुरू करने का। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप मुख्य रूप से खेती में तकनीक सुधार किए गए हैं और उसका मूल उद्देश्य था कृषि उत्पादकता में दोगुनी वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपोर्टेंट है। देखिए एफआईआर आपके द्वार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। और गाइस इस हमारी जो ई बुक है 2022-23 की उसमें काफी डिटेल के साथ में हमने ये एफआईआर आपके द्वार योजना को कवर किया है। क्लियर है? तो एफआईआर आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया था। क्लियर है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसमें पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेरोजगारी दर का सूत्र क्या है। बेरोजगारी बराबर बेरोजगार बटा नागरिक श्रम बल, ये जो है बेरोजगारी दर का सूत्र होता है। गाइस यहाँ पर पूरे 25 के 25 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। पूरे 25 के 25 जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट हमने बताने की कोशिश की है और पूरे जो क्वेश्चन बताए विद आंसर बताए हैं और पूरी डिटेल के साथ में आपको कवर करवाए हैं। क्लियर है? गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की एग्जाम हो चुकी है, अब जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी पीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये हमारी एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, ये 2022 की है, ये एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार डेमो जो चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर इनके बारे में कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी और इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए साइंस में क्वेश्चंस बना है पर्यावरण से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर देखने को हमें मिले हैं। क्लियर है? और 4-5 क्वेश्चंस पर्यावरण से सीधे सीधे बने हैं। इसके अलावा मात्रक से क्वेश्चंस पूछा गया है, आपका न्यूटन के फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोल वाले करीबन 5-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। प्रदूषण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन बना है 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल होते हैं, तो 2 मोल होते हैं। 28 ग्राम नाइट्रोजन में 2 मोल होते हैं। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो ये वोल्ट वी होती है। याद रखिएगा विद्युत विभवांतर की एसआई जो इकाई होती है वोल्ट होती है। विद्युत विभवांतर को वोल्टता के रूप में जाना जाता है और वोल्टता को वोल्टमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है रिएक्टर पैमाना पर भूकंप की जो तीव्रता होती है को किस पूर्ण संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 0 से 10 तक पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बना है सोडियम क्लोराइड से। इसके अलावा हाइड्रोजन से क्वेश्चंस बनाए, हीलियम से बनाए, इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वायुमंडलीय दाब से क्वेश्चंस आपका बनाए हैं, द्रव्यमान संख्या से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वायु में प्रदूषक गैस कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए। चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का तापमान कितना रहता है, तो ये 184 डिग्री सेल्सियस से लेकर 214 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापमान रात में 184 डिग्री सेल्सियस से लेकर दिन में 214 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ध्रुवों को छोड़कर यहाँ तापमान लगातार 96 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्लियर है?
तो आपको जो भी ऑप्शन में मिला होगा आई थिंक आपको लगा दिए होंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मेमोरी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यह है एक डेटा स्टोरेज यूनिट या एक प्रकार का डेटा स्टोरेज जो डिवाइस होता है मेमोरी। आई थिंक आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आप अच्छे से कवर कर चुके होंगे। क्लियर है। तो मेमोरी यूनिट में इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा दोनों को यहाँ स्टोर किया जा सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क में होता है। कंप्यूटर में जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा स्टोर किया जाता है उसे जो है हार्ड डिस्क बोला जाता है। डिलीट की प्रोसेस क्या होती है, ये क्वेश्चन बनाए, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सेल में जो चार्ट बनाए जाते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं या किस से बनाए जाते हैं, किस तरह के बनाए जाते हैं, तो पाई, कॉलम, लाइन, बार, एरिया और स्केटर, इन सभी तरह के जो चार्ट है ये बेसिकली एक्सेल में बनाए जाते हैं। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा है। सीएमडी का फुल फॉर्म पूछा है, कमांड प्रॉम्प्ट इसको बोला जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट या जिसका उपयोग कंप्यूटर को आदेश देने के लिए किया जाता है, सीएमडी इसको बेसिकली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर से पूछा गया है, सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, रैम रोम से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, स्टोरेज से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी से क्वेश्चंस बने हैं। टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, कंप्यूटर का था ये। अब हम बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी में शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चंस बने हैं, उपसर्ग से क्वेश्चंस बने हैं, प्रत्यय से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, शब्द रचना से अभी आपकी क्वेश्चंस बने हैं, अलंकार से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, योजक चिन्ह से क्वेश्चंस बने हैं, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस बने हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तत्सम तब और तद्भव तत्सम दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समाज से क्वेश्चंस बना है आपका, कारक से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे थे, इसमें से भिन्न कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में। मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है, तत्पुरुष समाज से क्वेश्चन पूछा गया है और यथाशक्ति समाज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कर्ता ने कर्म को कर्म से, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपके ये हिंदी में पूछे गए हैं। हिंदी का भी आई थिंक आपको पूरा पता चल चुका है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो प्रबंध में मुख्य सार क्या होता है, तो समन्वय, ये मुख्य सार है प्रबंध में, याद रखिएगा। एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यों का प्रशासन, ये समन्वय प्रबंध कहलाता है। इसके अलावा प्रबंध के कार्य से क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रमुख कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। और सहायक जो कार्य निर्णयन, कर्मचारी व्यवस्था, संप्रेषण, नवप्रवर्तन और प्रतिनिधित्व होता है। तो दोनों तरह के कार्य बता दिए, जो भी आपको ऑप्शंस में मिले होंगे आई थिंक वो आपको क्लिक कर दिए होंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। एक्टिव पैसिव वही से क्वेश्चंस बने, ईरर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेंटेंस मिस्टेक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चंस आपके बने हैं, नरेशन से क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस बने हैं, आर्टिकल आप पूछे गए हैं। इसके अलावा रीअरेंज से भी क्वेश्चंस बने हैं, यानी स्थान परिवर्तन, क्रम बदलने से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में क्रमचय संचय से क्वेश्चंस पूछे गए, डाइस यानी 500 से क्वेश्चंस बने, डीआई से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्लियर है। इसके अलावा नाव धारा से क्वेश्चंस पूछे गए, सरलीकरण से क्वेश्चंस पूछे गए, लाभ हानि से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बने हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चंस बने हैं, कार्य समय से 1 से 2 क्वेश्चंस बने हैं, एडवांस मैथ से क्वेश्चंस बन रहे, घनघनाभ से क्वेश्चंस बन रहे, प्रायिकता से क्वेश्चंस पूछे गए, क्षेत्रमिति से 2D 3D से क्वेश्चंस बने हैं, औसत से क्वेश्चंस पूछे गए, अलजेब्रा से आपको बताइए अलजेब्रा और अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके अलावा मिश्रण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, फिर धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता चलेगा जी। देखिए कल किस टॉपिक से पूछे गए थे, थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि 1-2 शिफ्ट में जो है ये सेम रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने हैं, कैलेंडर से क्वेश्चंस बने, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चंस बने, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मिसिंग नंबर से भी बने हैं क्वेश्चंस, मिरर इमेज से क्वेश्चंस बने, घड़ी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। इसके अलावा कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस बने, स्कूल घर मार्केट में क्या संबंध है, इस तरह से आकृति वाले क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, और रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइस यहाँ पर पूरे ऑटो सब्जेक्ट हमने आपको रिकॉल करवाया, सारी चीजें एनालिसिस करवाई, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे, आपको यह पता चल चुका है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा क्लियरली बता दिया है कि कहां से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। तो आपको पूरा पता चल चुका है। अब अच्छे से स्टडी करिएगा, जो भी चीजें आपकी आ रही एग्जाम में उनको आप अच्छे से फोकस करिएगा। आपको बता दें, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको सटीक और बिल्कुल 110% श्योर एनालिसिस मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए आपको बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। क्लियर है। और हम आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी है, जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, एमपी करंट अफेयर की ई-बुक है 2022-23 की, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी की डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है ये आप टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां पर पटवारी एनालिसिस की पीडीएफ डली है, वहां पर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। अब हम कल मिलते हैं हमारे कल वाले फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।